अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाल ही में जिस तरह मरीम साहिबा ने बयान दिया था कि इमरान खान के बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं और इमरान खान उनसे कह रहा है मेरे से संभल नहीं रहे, आप बात करें, तो उनके फ़ोन आ रहे हैं हमें और उनसे फ़ोन करवा रहा है। इसके साथ साथ एक और इंटरव्यू फजलुर रहमान साहब ने दिया सलीम साफ़ी साहब को, और उसमें भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया फ़ौज पर कि जो लोग उनके छोड़कर जा रहे हैं, अहम तरीन लोग, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस बना रहे हैं, उसमें भी फ़ौज का हाथ है। अब आप देखिए कि ये इल्ज़ामात फिर से लगना शुरू हो गए हैं। अगरचे नवाज़ शरीफ साहब ने चूँकि अपनी तकरीरों में फ़ौज को बराह रास्त या आर्मी चीफ़ को, DJISI को बराह रास्त निशाना बनाना रोक दिया, तो उसके बाद ये फिर क़यास आराई होने लग गई, सोशल मीडिया पे बात होने लग गई कि जी राब्ते हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं। तो अब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने, DGISPR ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है कि जी किसी तरह के कोई राब्ते, कोई बैकडोर राब्ते, कोई फ़ोन कॉल, किसी तरह का कोई काम हो रहा है ऐसा कि फ़ौज की तरफ से, तो उसके सबूत सामने लाए जाएं, वरना इस तरह की क़यास आराइयों से परहेज़ किया जाए। मत करें ऐसी बात, चूँकि फ़ौज के पास दाखिली और ख़ारजी बहुत से चैलेंजेस हैं और फ़ौज इनसे निमट रही है। अब देखिए, एक तो मरीम साहिबा की बेटी का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। शुक्र है, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को महफूज रखे। तो इस वक्त ज़ाहिर है कि मरीम साहिबा की सारी तवज्जो अपनी बेटी की तरफ होगी, लेकिन जो बयानात वो दे चुकी हैं, अब जिस तरह फजलुर रहमान साहब जो बयान दे रहे हैं, और एक और साजिशी थ्योरी भी चली, इसलिए भी कि ये बात कही जरदारी साहब ने भी, अगरचे जरदारी साहब फजलुर रहमान साहब के वाले से भी बातें आई कि मीटिंग्स में उनकी आपस में अनबन हो गई है, लेकिन जरदारी साहब इस तरह के इशारे दे रहे थे कि जी बातचीत चल रही है, सेनेट इलेक्शन में यानी मुक़्तदर हल्के हमारा साथ दे देंगे और इस तरह की बातें। तो ये सब बातें मुसलसल हो रही हैं, कोई किसी को इशारे देता है, कोई किसी को इशारे देता है। अब इसकी वजह क्या है? क्यों मरीम साहिबा ने इस तरह की बात की है? फजलुर रहमान साहब क्यों इस तरह से कह रहे हैं? ये भी हम बात करेंगे। और बड़ा बरवक्त ये बाबर इफ्तिखार साहब का ये बयान सामने आया है। अब उन्होंने टीवी से बात कर टीवी चैनल से बात करते हुए और बहुत सी बातें कही हैं, वबा के हवाले से, सतपारा साहब के हवाले से जो मिसिंग है, हमारे बड़े बहुत हीरो भी हैं कोपैमा, तो उनके हवाले से भी उन्होंने बात की है। और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान ने डोसियर दिया, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आई है और उसको माना गया है, वही सब बातें जो पाकिस्तान ने कही थी, और उसका भी उन्होंने हवाला दिया है। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि उनके जुमले आपके सामने रख दूँ कि उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 दिनों से यानी पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर भी कोशिश कर रहे हैं सतपारा साहब को ढूंढने की। तो इसकी मैं तफसील पर आता हूँ, लेकिन जो सियासी बातें हो रही हैं, जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं, उसके हवाले से सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ उनके जुमले। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद, PDM और इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों से मुतल्लिक चहमगोइयों पर जब सवाल हुआ, तो DGISPR ने कहा कि सियासत से अफवाज का, उन्होंने कहा कि मैं एक मरतबा फिर वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, कि सियासत से अफवाज का इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है, किसी किस्म के बैकडोर राब्ते या चैनल नहीं इस्तेमाल किए जा रहे। जो लोग क़यास-आराइयाँ कर रहे हैं, इनसे फिर कहूंगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। हमारे पास सिक्योरिटी से मुतल्लिक अंदरूनी और बैरूनी मामला देखने का बहुत बड़ा फरीज़ा है, जो हम पूरी तरह से सरअंजाम दे रहे हैं। और इसका सबूत देखिए कि कराची में कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। अल्लाह का खास फजल और करम है। आप देखिए कि 4 खुदकुश जैकेटें बरामद हुई। अब ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट्स पर ही कार्रवाई की गई है। CTD ने जो कार्रवाई की है कराची में बहुत बड़ी। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, 1 मारा गया है, और 4 खुदकुश जैकेटें बरामद हुई हैं, 15 दस्ती बम मिले हैं, 4 क्लशनकोव हैं, बहुत ज़्यादा गोलियां, बारूद, दीगर असलहा मिला है, और रिक्शा भी था जो बारूद से भरा हुआ था, खुफिया खानों में उसको लगाया गया था रिक्शे के। तो ज़ाहिर है रिक्शा भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना था। ये बहुत बड़ी तबाही से कराची को बचा लिया गया, और पहले ही रिपोर्ट्स थी कराची में किस तरह कार्रवाई हो सकती है, और बड़ी इंटेलिजेंस बेस्ड ये कार्रवाई थी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिससे मुल्क को बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। अब मजीद तफ्तीश होगी, तो उम्मीद है कि ये जो दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ताकि उनसे पता चल सके और नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, किसने उनको पैसा दिया, किसने ट्रेनिंग दी, क्या हो रहा है। तो इससे और बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो फौज तो ये काम भी कर रही है अंदरूनी महाज पर, फिर बैरूनी सतह पर आप देखिए कितने चैलेंजेस का सामना है। अभी वबा के हवाले से जो वैक्सीन मिली है चीन की फौज की तरफ से पाकिस्तानी फौज को, वो भी फौज ने सारी की सारी वैक्सीन
यानी कौम के लिए वक्फ कर दी कि जो नेशनल प्रोग्राम है उसमें दे दी है कि नेशनल प्रोग्राम में आप उसको इस्तेमाल करें कि जिस जिस तरह से इसकी बारी आएगी। पहले ज़ाहिर है जो वर्कर हैं जिनको हीरो करार दिया है फ़ौज ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबको पहले लगनी है, तो पहले उनकी बारी है, तो उन्होंने उनको डोनेट कर दिया। कितनी बड़ी बात। तो फौज अपना काम कर रही है, अब उसको घसीटा जा रहा है। DGISPR का कहना था कि बगैर किसी सबूत तहकीक के इस बारे में तबसरा करना, बात करना मेरे ख्याल में किसी को भी सूट नहीं करता। इस किस्म की कयासारियों को बंद हो जाना चाहिए। जो भी इस बारे में बात कर रहा है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो तहकीक के मुताबिक कोई चीज सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कौन किसको कॉल कर रहा है, बात कर रहा है, दिखा दें। ये बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है DGISPR ने PDM को, मरियम साहिबा को, फजलुर रहमान साहब को, कि उनके पास कोई सबूत है। इल्ज़ाम लगाना बंद करें कि एक तरफ फौज जो है उसके लिए कई महाज हैं, वहां पर वो काम कर रही है और यहां पर उसको उलझाया जा रहा है। तो ये काफ़ी अरसे से कोशिश हो रही है। अब आपने देख लिया ये मामला तब से शायद अब कंट्रोल में नहीं रहा PDM के, नून लीग के ख़ास तौर पर, कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मुलाकात की। अब हाल ही में एक नाश्ते पर भी मुलाकात होगी, उसके बाद भी उन्होंने इस तरह से बातें बनाने की। बहरहाल अब ज़ुबैर साहब की जो मुलाकात हुई थी, पहले 2 मुलाकातें, जिसका फिर DGISPR ने जिक्र किया और मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि इस तरह से इन्होंने कहा कि जनाब इतनी चढ़ाई की हुई थी फ़ौज पर और कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर उनको बताना पड़ा कि मुलाकातें कौन कर रहा है। और पहले ये डिनाई करते रहे कि मरीम साहब हमारा कोई नुमाइंदा नहीं मिला, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं मिला। और फिर जनाब पता चलता है कि जी जो तर्जुमान हैं मरीम साहिबा के, नवाज शरीफ के, वो मिल रहे हैं। और बात क्या करें, फिर कहते जी हाँ जी मिला, मेरा पुराना ताल्लुक है, लेकिन मरीम और नवाज शरीफ के बारे में कोई बात नहीं हुई। और बाद में पता चलता है कि बात ही हुई और जवाब वही मिला जो हमेशा मिल रहा है कि जो भी आपके सियासी मामलात हैं वो आप पार्लियामेंट में लेकर जाएं, सियासत में रखें। जो अदालती कानूनी मामलात हैं वो अदालतों में देखें, हमें बीच में इन्वॉल्व ना करें। अब ये क्योंकि माजी हमारा इस तरह का रहा है, हमेशा फौज को इन्वॉल्व किया जाता है हुकूमतें गिराने के लिए, तो अब ऑपोजिशन की कोशिश ये है कि किसी तरह से, या ये भी है कि जी कारकुन छोड़कर जा रहे हैं, दीगर लोग छोड़कर जा रहे हैं, नून लीग का जो माजी है वो नजर आता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनको इंटैक्ट रखने के लिए, उनको हौसला देने के लिए कि नहीं नहीं हमारी आज भी फौज से है। देखिए नवाज शरीफ ने अब बयान देने भी बंद कर दिए हैं और फजलुर रहमान साहब भी अब ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारी अपनी है, अपनों से ही शिकवे होते हैं। और देखें वो पिंडी जाने का जब कहा, जाहिर है उसका मतलब GHQ था, तो अब वो कश्मीर चले गए थे, तो देखें मामला ठीक हो रहे हैं, हमारी फौज से ठीक हो रही है सारी बातचीत। तो अब देखिए वो सब कयास आराइयाँ दम तोड़ रही हैं कि बाबर इफ्तिखार साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि कोई बैकडोर, कोई राबता, कोई फ़ोन कॉल जिसका जिक्र मरीम साहिबा बार बार करने की कोशिश करती हैं कि जी हमें ये कहा जा रहा है, वो जैसे ये दिखाने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। अब PDM चूँकि अपना सारा असर रसूख हो गई है, अब कोई मानता भी नहीं, मजाक ही बन गया है। फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि जी हम जब मार्च करेंगे तो धरना भी होगा। अभी ये नहीं पता चल रहा कितने अरसे के लिए धरना देना है। जब आपने मार्च अनाउंस किया 26 मार्च को, तो उसके बाद चंद ही हफ्तों में, यानी समझें आप तकरीबन 2 हफ्ते के बाद फिर रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है, तो कैसे आप ये सारा मामला करेंगे, जी धरना देना है, ये सब करना है। तो अब वो भी कोई सीरियस नहीं रहा। तो अब अपनी अहमियत के लिए आप फौज को इन्वॉल्व करें, इशारे दे रहे हैं कि जी फ़लाँ हमें कॉल कर रहा है, फ़लाँ से आ रही है, हमारे राब्ते करने की कोशिश हो रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अब बाबर इफ्तिखार साहब ने वाज़ेह कर दिया है, दीगर बातों पर उन्होंने बात की है कि जो डॉसियर दिया था, बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा मैंने तभी कहा था, लोग पूछते थे इसका कोई असर हो रहा है। आपने देख लिया, क़ौम-ए-मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरह अफगानिस्तान की साइड से दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन काम किया है दहशतगर्दी के खिलाफ। और फिर जो उस डॉसियर में था कि TTP ने किस तरह इकट्ठे किए हैं सारे, उनको फंडिंग किस तरह हो रही है, तो डॉसियर में तो भारत का जिक्र था। तो क़ौम-ए-मुत्तहिदा भी मान रहा है कि वहाँ पर TTP ने सारे धड़ों को इकट्ठा किया है, मुनज़्ज़म हो रहे हैं। तो ये सब बातें तो वो वहीं से ली गई हैं। फिर आप देखिए मकबूजा कश्मीर के हवाले से किस तरह न्यूयॉर्क की असम्बली में करारदाद पास हो रही है। अभी एक और वर्ल्ड बॉडी है जिसमें 190 ममालिक शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सबसे बदतरीन जो लॉकडाउन हुआ है दुनिया की तारीख में वो मकबूजा कश्मीर में है। तो 190 ममालिक की तरफ से ये बात कही गई। तो ये डॉसियर का ही असर है जिसमें बताया गया था भारत किस तरह दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तो अब ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब अंदरूनी तौर पर सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश, अदम इस्तेहकाम और फौज को मिलाइन करना, बदनाम करना, जबकि वो इतने महाजों पर पहले ही चैलेंजेस का सामना कर रही है। अभी सतपारा साहब को लाने के लिए मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि हेलीकॉप्टर जहाँ तक जा सकते हैं फ़ौज मुसलसल कोशिश कर रही है, वो हमारे हीरो हैं उस काम में हैं। वबा की सूरत हाल उसमें आप देखिए, तो फ़ौज को इस तरह से मिलाइन करना कि किस तरह से हमारे साथ आ जाए, दबाव डालना कि जनाब हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ इकट्ठी हो जाए, नहीं तो हम उसको बदनाम करेंगे, तो इस तरह दबाव डालना,
ये किसी के भी फ़ायदे में नहीं है और अब बाबर इफ्तिखार साहब ने फिर ये बात वाज़ेह कर दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।